नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा के अध्याय पौधों में जनन को शुरू करने जा रहे हैं। आज हम इस अध्याय का पहले भाग को समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जनन की विधियां के बारे में समझेंगे और उसके बाद अलैंगिक जनन किसे कहते हैं इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं और जानते हैं पहले इस पाठ के परिचय के बारे में। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। लेकिन हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि पादप यानी कि पौधे आखिर कैसे जनन करते हैं। पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। दोस्तों, अधिकांशतः पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती हैं। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। इस तरह पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। पादप यानी कि पौधे अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन दो प्रकार से होता है। पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न करते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। तो आइए हम दो तरह के जनन प्रक्रिया को हम बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। दोस्तों, आप कभी गन्ना, आलू और गुलाब के बीज नहीं देखे होंगे। तो आखिर ये पादप जनन कैसे करते हैं? तो इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। आइए हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कायिक प्रवर्धन के बारे में। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली, जिसे हम मुकुल कहते हैं, किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। क्योंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग है जहां से पत्ती निकलती है। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं, जैसा कि चित्र में तीर के निशान से दिखाया गया है। कलम को मिट्टी में दबा देने से और उसके बाद प्रतिदिन पानी देने से इसकी वृद्धि को देखा जा सकता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष यानी कि पत्ती के पर्व संधि से जुड़ाव का बिंदु में भी कलिकाएं यानी कि मुकुल होती है। ये कलिकाएं प्ररोहों यानी कि अंकुरों के रूप में विकसित होती है और कायिक कलिकाएं कहलाती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। कली में एक छोटा तना होता है, जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती है। कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म देती है। दोस्तों, आप चित्र को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। आप क्या काम करें कि एक आलू को लीजिए, उसके बाद उसे आवर्धक लेंस की सहायता से इन पर पड़े छत चिन्हों को देखें। आप इनमें कलिका या कलिकाएं देख सकते हैं। तो इस तरह से आलू पे पड़े छत चिन्ह को आंख कहते हैं। इसे बेहतर समझने के लिए आप एक क्रियाकलाप कर सकते हैं।
सबसे पहले क्या करेंगे कि आलू के कुछ टुकड़े को लेंगे और उसे चाकू की सहायता से काटेंगे, जिनमें से प्रत्येक में एक आंख अवश्य हो। और उसके बाद आप क्या करें कि उन्हें मिट्टी में दबा दें। अब उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहने से आलू की टुकड़ों में से आंख से अंकुरित होता पादप दिखाई देंगे और वही पादप बाद में बड़े होकर पौधे बन जाते हैं और हमें आलू मिल जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इस तरह से आप अदरक या हल्दी भी उगा सकते हैं। ब्रायोफिल्म यानी कि पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका यानी कि मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती है। कुछ पादपों की जड़ें यानी कि मूल भी नए पादपों को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए शकरकंद और डालियां, जिन्हें हम डहेलियां भी कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम समझेंगे कायिक प्रवर्धन के लाभ के बारे में। जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, उनका प्रजनन कायिक प्रवर्धन विधि के द्वारा ही किया जाता है। इस विधि द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा कम समय में फल और फूल लगने लगते हैं। पौधों में पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक परिवर्तन होते रहते हैं, फल कम और छोटा होते जाना आदि, जबकि कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों जनक पौधों के समान ही फल फूल लगते हैं। आइए दोस्तों, अब हम समझेंगे मुकुलन यानी कि बर्डिंग के बारे में। दोस्तों, आपने पहले यीस्ट के बारे में पढ़ा होगा, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जाता है। इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो यीस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन यानी कि अर्थात जनन करने लगते हैं। यीस्ट एक एकल कोशिका यानी कि एक कोशिक जीव है। आइए हम जानते हैं कि ये जनन कैसे करते हैं। अंकुर यानी कि बर्ड शब्द का अर्थ है छोटा पौधा। मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। हाइड्रा और यीस्ट में मुकुलन होता है। इसे आप याद रखें और चित्र को देखकर समझने की कोशिश करें। दोस्तों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध यानी कि मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग यानी कि अलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनाता है। नई यीस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई यीस्ट कोशिकाएं बनाती हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे खंडन, जिसे हम इंग्लिश में फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। दोस्तों, आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपंखी गुच्छे यानी कि फिसलनदार तैरते हुए देखे होंगे। ये शैवाल होते हैं। खंडन बहुकोशिकीय जीवों में होता है, चाहे वह पौधा हो या जानवर। इस प्रक्रिया में बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर 2 या अधिक टुकड़ों में बंट जाते हैं। इसके बाद प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। उदाहरण के लिए स्पायरोगायरा, जो कि एक पौधा है, और समुद्री एनीमोन, जो कि एक समुद्री जीव है, में खंडन की प्रक्रिया होती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, स्पायरोगायरा जो कि एक पौधा है, इसमें खंडन कैसे होता है। यह 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। इसी तरह प्लेनेरिया, जो कि एक जीव है, इसमें भी खंडन की प्रक्रिया होती है
जिसे चित्र में दिखाया गया है। आइए दोस्तों, अब हम समझेंगे बीजाणु निर्माण के बारे में। दोस्तों, इसके पहले के अध्याय में हमने पढ़ा था कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। आइए हम क्रियाकलाप को करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप क्या करें कि डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखने की कोशिश करें। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं। चूंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मॉस और फर्न जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इस तरह से दोस्तों, हम इस वीडियो के सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम जनन की विधियां के बारे में समझा और उसके बाद अलैंगिक जनन किसे कहते हैं इनके बारे में भी जाना। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लैंगिक जनन के बारे में समझेंगे। इसके बाद फल और बीज का विकास कैसे होता है इनके बारे में भी समझेंगे और अंत में बीज प्रकीर्णन किसे कहते हैं इनके बारे में भी समझेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस अध्याय को विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए JCERT की 7वीं कक्षा की विज्ञान पुस्तक से अध्याय पौधों में जनन से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अध्याय के अगले भाग में। धन्यवाद।